हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड और भारतीय इतिहास से 50 प्रश्नों को। ठीक है ना। ये प्रश्न आपके मिक्स होंगे, कुछ प्रश्न आपके भारतीय इतिहास के होंगे, कुछ प्रश्न आपके उत्तराखंड के होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि कुमाऊं में कूली बेगार प्रथा की समाप्ति किस वर्ष हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता है, वो हुई थी वर्ष 1921 में। ठीक है ना। 14 जनवरी 1921 का दिन होता है, मकर संक्रांति का दिन होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 13 या 14 जनवरी लिख लो, दोनों डेट हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, और ये सभी चीज़ें कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपके बागेश्वर में। ठीक है ना। कूली बेगार प्रथा का अंत कहाँ हुआ था भैया? बागेश्वर में हुआ था। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ बागेश्वर से, तो आप एक और चीज़ ध्यान में रख लेना भैया, बागेश्वर आपका जिला बना था 15 सितंबर 1997 को। ठीक है, और एक और चीज़ याद रख लो फिर भैया कूली बेगार प्रथा से, कि गांधी जी ने इसे क्या कहा था? वो कहा था रक्तहीन क्रांति। क्या बोला था? रक्तहीन क्रांति आपका बोला था। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है। तो देखो भैया, आपका जो बागेश्वर शहर है वो बसा है सरयू व गोमती नदी के संगम पे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सरयू की, तो देखना सरयू नदी निकलती है आपकी भैया सरमूल से। ठीक है, सरमूल से निकलती है और पंचेश्वर तक वह जाती है, और फिर मिल जाती है वह काली नदी से। ठीक है, काली नदी से मिल जाती है। अगर यहीं पे मैं बात करूँ आपके गोमती नदी की, तो भैया गोमती नदी आपके सरयू नदी पे मिल जाती है। किधर पे? बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर में संगम होता है सरयू व गोमती का। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो, अब बात आ गई है बागेश्वर की, तो थोड़ी और बात कर ही लेते हैं फिर। ठीक है, तो देखो भैया, जो आपका बागेश्वर है ना, बागेश्वर में है आपका ट्रेल पास दर्रा। ठीक है, ट्रेल पास दर्रा, ये भी आपने याद में रखना है। ठीक है, और ट्रेल पास दर्रा की खोज किसने करी थी? ट्रेल ने करी थी। कब? 1823 में। ठीक है, और देखो और क्या है आपका भैया बागेश्वर में, और याद रख लो अनाशक्ति आश्रम। ठीक है, अनाशक्ति आश्रम, अनाशक्ति आश्रम में गांधी जी आए थे। कब आए थे भैया? वो आए थे 1929 को। ठीक है, और याद में रख लो फिर एक और आश्रम आपको याद में आ रहा होगा, लक्ष्मी आश्रम। ठीक है, लक्ष्मी आश्रम। ठीक है, तो लक्ष्मी आश्रम कहाँ है भैया? आपका बागेश्वर में है। ठीक है, और लक्ष्मी आश्रम की स्थापना हुई थी आपके 1948 में। ठीक है, किसने करी थी? सरला बहन ने। ठीक है, सरला बहन ने, और सरला बहन का नाम क्या है भैया? कैथरीन हाइलेमन। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। चलो, इतना भी आपने याद में रखना है। अब देखो हमारा अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो वो प्रदान किया गया था उनकी कृति चिदम्बरा के लिए। ठीक है ना, किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? बागेश्वर में। ठीक है, ये अब तीसरा प्रश्न आ गया है बागेश्वर से। तो देखो भैया, सुमित्रानंद जी का जन्म हुआ था बागेश्वर में, और जो ये आपकी चिदम्बरा रचना है ना, इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? वो मिला था 1968 को। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। तो स्थित है किधर भैया? आपका देहरादून में। ठीक है, और कब स्थापित हुआ था आपका भारतीय वन्य जीव संस्थान? वो हुआ था 1982 को। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो पांचवा प्रश्न है वह है कि हिंदी के अतिरिक्त अन्य कौन सी दूसरी भाषा उत्तराखंड राज्य की आधिकारिक भाषा है। जैसा कि आप सभी को पता है, संस्कृत है। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है यानी छठा प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो स्थित है आपका भैया तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम यानी केरल में। कब हुई थी इसकी स्थापना? वो हुई थी 1963 में। ठीक है, तो चलिए फिर अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो भैया देखो, नींबू में जो अम्ल पाया जाता है ना, वो पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है ना, और वैसे ही इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में पाया जाता है आपका टार्केटिक अम्ल। ठीक है, और दूध में भैया आपका लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, याद कर लेना। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यानी आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी रतौंधी का कारण है। तो वो है भैया विटामिन ए। ठीक है ना, विटामिन ए, जैसा कि आप सभी को पता है, आंखों की प्रॉब्लम होती है विटामिन ए की कमी से। ठीक है ना, चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भैया आपका जो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है वो है देहरादून में। ठीक है ना, तो देखो एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, आप ध्यान में रखना कि जो आपका भारत में वन विभाग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1864 में।
ठीक है ना। वन विभाग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वन विभाग की स्थापना हुई थी 1864 में। फिर प्रथम महानिरीक्षक चुने जाते हैं भैया डॉक्टर डिट्रिच, नाम होता है उनका डिट्रिच, ठीक है ना। पूरा नाम होता है डॉक्टर डिट्रिच ब्रेंडिच, ठीक है ना, ब्रेंडिच होता है वैसे, ठीक है। और इन्हीं की सलाह पे क्या होता है ना, 1878 लिख लो यहाँ पे, 1878 में आपका स्थापित किया जाता है देश में प्रथम वन महाविद्यालय, ठीक है ना, वन महाविद्यालय जो कि देहरादून में स्थापित किया जाता है, ठीक है, देहरादून में। फिर क्या होता है भैया, फिर 1884 आ जाता है, और 1884 में क्या करते हैं, इसका नाम मतलब रखते हैं इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल। क्या रखते हैं, इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल, ठीक है, इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसका नाम रखा जाता है। फिर आ जाओ भैया 1906 में, ठीक है। फिर 1906 में क्या करते हैं, इसका नाम इसको कर देते हैं भैया इम्पीरियल वन अनुसंधान संस्थान कर देते हैं। 1906 में क्या कर देते हैं, इम्पीरियल वन अनुसंधान संस्थान कर देते हैं, ठीक है। फिर आज़ादी, जैसे हमें आज़ादी मिलती है तो हम इम्पीरियल की जगह इंडियन लगा देते हैं, ठीक है ना। चलो फिर एक और चीज़ ध्यान में रख लो, 1921, ठीक है ना। 1921 में क्या होता है, जो आपका FRI है उसका निर्माण होता है, ठीक है ना, यानी इम्पीरियल, जो आपका इम्पीरियल वन अनुसंधान संस्थान था 1906 वाला, उसका एक भवन बनाया जाता है, आप सभी ने देखा होगा देहरादून में, ठीक है, भवन बनाया जाता है और उसका निर्माण होता है 1921 में। और वास्तुकार कौन होते हैं, वो होते हैं जेम्स ब्रूस, ठीक है ना, जेम्स ब्रून होते हैं, जेम्स ब्रून होते हैं, ठीक है। और देखो फिर अब आ जाओ 1929 में। 1929 में भैया इस भवन का जो उद्घाटन करते हैं वो कौन करते हैं, उस समय के जो वायसराय होते हैं वो होते हैं आपके लॉर्ड इरविन, ठीक है ना, इरविन करते हैं, लॉर्ड इरविन करते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाओ भैया 1991 में। 1991 में जो आपका ये वन अनुसंधान संस्थान था, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है, ठीक है। चलो इतनी बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव कौन से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, ठीक है ना। तो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, छोटे छोटे से हैं, तो ये आते हैं भैया आपके बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत, ठीक है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत। चलिए अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो वो जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है ना। अब कुछ और आपकी समिति थी, जैसे संचालन समिति याद कर लो, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और एक थी आपकी परामर्श समिति, ठीक है, परामर्श समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और प्रांतीय संविधान समिति के भी जो अध्यक्ष थे ना वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। चलो कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि भैया 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में आपका प्रारूप समिति का गठन होता है, ठीक है ना, 1947 को, ठीक है। फिर क्या होता है भैया, फिर भैया आपका जो भारतीय संविधान है ना वो तैयार होता है, वो कब होता है, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को तैयार होता है, ठीक है। फिर भारतीय संविधान लागू कब होता है, फिर भारतीय संविधान लागू होता है आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, यानी 12वें प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 12वां प्रश्न है वह है कि व्यक्ति के गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेदों, ठीक है ना, अनुच्छेदों करना था, ये 2 हो गया, इसको काट देना, ठीक है। अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो भैया उल्लेखित है अनुच्छेद 22 में, ठीक है, अनुच्छेद 22 में उल्लेखित है। और इसमें अनुच्छेद 19 लिखा है, तो इसको इसमें देखो बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सभी है, ठीक है ना। चलो फिर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है यानी 13वां प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखो जो आपका पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था ना, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, वो हुआ था आपका 1992 में, ठीक है, 1992 में, यानी वह लागू किया गया था, ठीक है ना। किस वर्ष लागू किया गया था, 1992 में लागू किया गया था, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी,
ठीक है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और भैया पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा इस दिन प्राप्त होता है, ठीक है ना। और भाग 9 जोड़ा गया था, ठीक है, भाग 9 याद रख लो। और यहीं पे याद रख लो फिर 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1993 में, ठीक है ना। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है, और नगर पालिका नगर निगम के लिए था ये, ठीक है। और एक और चीज़ याद में रख लो, चलो बात आई है पंचायती राज संरचना की। तो देखो प्रथम बार जो है ना, राजस्थान का एक नागौर जिला था, राजस्थान का नागौर जिला, वहाँ पंचायती जो व्यवस्था है वो लागू की गई थी प्रथम बार, ठीक है। चलो फिर अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो देखो जो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी ना, वो जब आपका संविधान लागू हो रहा था उससे एक दिन पहले हुई थी, ठीक है, यानी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। तो 1950 इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसीलिए जो हम है ना, हम क्या करते हैं भैया, 25 जनवरी को क्या बनाते हैं, 25 जनवरी को हम बनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। वैसे ये दिवस हमने बनाना स्टार्ट किया था आपका सन 2011 से स्टार्ट किया है, हाँ आपका, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है। अब देखो अगर मैं बात करूँ आपके जो निर्वाचन आयुक्त है, तो इनका जो भाग है, भाग 15 याद रख लो, भाग 15, ठीक है। भाग 15 के अनुच्छेद 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 जो है आपका 324 से लेकर 29 तक, 329 तक, ठीक है। जो भी आपके निर्वाचन के उपबंध किए गए हैं वो इसी संविधान में आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चलो एक और चीज़ याद में रख लो कि हाँ भैया, नियुक्ति कौन करता है, जो भी आपके निर्वाचन आयोग हैं या भी कोई भी आपके निर्वाचन आयुक्त हो गए इनकी, तो वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा होती है इनकी नियुक्ति, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो देखो भैया, वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, अभी तक तो वैसे लगा नहीं है, तो की जा सकती है 360, अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन लगता है हमारा अनुच्छेद 356 में, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति की, तो भैया अनुच्छेद 52 में लिखा है ना, 52 में लिखा है कि हाँ भैया, देश में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और बात यहाँ पे लिखा है देखो 352, ठीक है, 352 लिखा है, तो ये है आपका राष्ट्रीय आपात का, ठीक है, राष्ट्रीय आपात का अनुच्छेद है 352। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति सदस्य होते हैं, मतलब संसद की लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं, तो वो होते हैं आपके 22 सदस्य, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष 15 चुनता है, और जो आपके राज्यपाल के सभापति होते हैं वो 7 सदस्य चुनते हैं, ठीक है। टोटल 22 सदस्य होते हैं आपके। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 44वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो जो आपका 44वां संशोधन है ना, वो पारित हुआ था 1978 में, ठीक है, 1978 में पारित हुआ था। जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था, ठीक है, और भी बहुत कुछ किया था इसके अंतर्गत। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, यानी 18वां प्रश्न है, जीबी पंत कृषि अनुसंधान तथा तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जैसा कि आप सभी को पता है 1960 में की गई थी, ठीक है। उद्घाटन के लिए कौन आए थे? वो आए थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित हैं? तो देखो भैया, 5 क्षेत्रीय परिषद गठित हैं आपके, ठीक है ना, 5 गठित हैं। पहला हो गया आपका उत्तरी, ठीक है, फिर केंद्रीय, फिर पूर्वी, ठीक है, फिर पश्चिमी, एक इसमें दक्षिणी लिख लो, ठीक है, ये 5 हैं आपके। और अगर मैं बात करूं इसमें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड है भैया केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में, ठीक है। इसे आप मध्य भी लिखोगे ना, अगर इसकी जगह आप मध्य क्षेत्रीय परिषद भी आएगा तो आप सही कर देना, ठीक है ना। कौन कौन से आते हैं भैया मध्य में? यूपी आ गया आपका, एमपी आ गया, ठीक है, मध्य प्रदेश यानी, फिर छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ठीक है, ये सभी आ जाते हैं आपके। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के शहर में स्थित है? तो है आपका इम्फाल में, ठीक है ना। कहाँ स्थित है भैया? वो स्थित है आपका इम्फाल में। और इम्फाल किधर है भैया? मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। ये आपका पहला खेल विश्वविद्यालय भी है, ठीक
ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उच्च शिखरीय पादप क्रिया विज्ञान, ठीक है, अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भैया आपका पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में, ठीक है। तो एग्जैक्ट श्रीनगर दिया है तो आप श्रीनगर में लगा दोगे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी, किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जा सकता है? ठीक है, किसे माना जा सकता है लिखा है, तो वो माना जा सकता है भैया आपके रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ था ना, तो उसी ने सब पलट के रख दिया था, ठीक है। अंग्रेजों ने अपने पाँव जमा लिए थे। कब हुआ था? 1757 में हुआ था आपका प्लासी का युद्ध, ठीक है। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित था? तो वो था भैया एनी बेसेंट जी, ठीक है। एनी बेसेंट जी संबंधित है इसमें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? अभी मैं आपको बता चुका हूँ 1757, ठीक है। एक ही ऑप्शन है आपका 23 जून 1757। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वारनाकुलर प्रेस अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? अगर मैं इसकी बात करूं हिंदी में, इसे क्या बोला जाता है? तो वो बोला जाता है भैया भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, ठीक है। तो ये 1878 में आया था। तो इसमें क्या कर दिया था ना, जितने भी आपके भारतीय समाचार पत्र थे उसमें कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे, ऐसे समझो, ठीक है। उस समय जो आपके थे वायसराय, वो थे लॉर्ड लिटिन, ठीक है ना, लिटिन थे भैया, लिटिन। तो लिटिन ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया, पौना, ये पौना नहीं होगा, ये पौड़ा होगा, ठीक है ना। पौड़ा नृत्य होता है ना, तो पौड़ा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? इसे सही कर लेना। तो वो संबंधित है, देखो भैया, वो संबंधित है आपका भोटिया जनजाति से। लेकिन भोटिया जनजाति की उपजाति मानी जाती है आपकी शौका। तो इसमें शौका ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है ना। शौका, मारछा, तोलछा, ये सभी क्या भोटिया जनजाति की उपजाति हैं, ठीक है। और विवाह के अवसर पे होता है आपका पौड़ा नृत्य, ठीक है। इतना भी आपने ध्यान में रखना है। और एक और चीज़ ध्यान में रख लो, एक आपका कंडाली नामक उत्सव होता है, ठीक है। 12 वर्षों में होता है आपका भोटिया जनजाति में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 28वां प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था? तो घोषित किया गया था भैया सन 2015 में। कब? सन 2015 में। इतना भी आपने याद में रखना है। अब देखो, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो मैनेज कर लेना। प्रश्न 29 है कि यहाँ पे होगा निम्नलिखित, होगा निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? तो वो अभ्यारण्य होगा आपका केदारनाथ पशु विहार, ठीक है ना। केदारनाथ पशु विहार लगभग है आपका 957 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। और राजा जी है लगभग आपका 820 में, और राजा जी है आपका लगभग 820 में, ठीक है। और नंदा देवी जो पशु विहार है वो है लगभग आपका 630 समथिंग या 625 लिख लो, ठीक है। और कार्बेट नेशनल पार्क है आपका 520 लगभग, ठीक है। चलो ये लगभग में है, तो सबसे ज़्यादा है आपका केदारनाथ पशु विहार में। ऑप्शन डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है, एंग्लो इंडियन समुदाय से, ठीक है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो देखो, जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है ना। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर अक्षर छोटे हैं, यहाँ बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो आप मैनेज कर लेना आज, ठीक है। तो देखो, अब आपका जो 32वां प्रश्न है वह है कि इसको साइमन कर लेना। साइमन कमीशन भारत पहुंचा। तो देखो भैया, साइमन कमीशन जो है 1927 को निकलता है इंग्लैंड से और 1928 को मुंबई पहुंच जाता है, ठीक है ना। और जब ये पहुंचता है तो इसका काफ़ी विरोध होता है, और इसी विरोध में जो है लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है इसी विरोध में, ठीक है। चलो, और एक और चीज़ याद रख लो, फिर इस समय वायसराय कौन थे? वायसराय थे इरविन, ठीक है। लॉर्ड इरविन बोला जाता है, ठीक है, इरविन था। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है। तो देखो भैया, कामेट शिखर की जो ऊंचाई है वो है 7,756 मीटर, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? तो वो की थी किसने भैया? विलियम ट्रेल ने, ठीक है। आप सभी को पता है कब की थी? वो की थी 1822 में, ठीक है।
1822 में करता है। चलो एक और चीज़ याद कर लेना, 1816 लिख लो, ठीक है, अल्मोड़ा जेल, अल्मोड़ा जेल, ठीक है ना। और 1821 लिख लो भैया, ठीक है, पौड़ी जेल, पौड़ी जेल। और 1824 भी कर लो फिर, ठीक है। डबल लॉक व्यवस्था भी तो करता है ये, डबल लॉक व्यवस्था कौन, जॉर्ज विलियम ट्रेल। एक और चीज़ लिख लो भैया, 1823 80 साला भूमि बंदोबस्त, ठीक है ना। चलो इतना भी आपने ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हिंसा दनाई जानी जाती हैं, तो वो जानी जाती हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, आपका मसूरी गोलीकांड होता है, ठीक है ना, मसूरी कांड होता है, ठीक है, मसूरी कांड होता है 2 दिसंबर 1994 को, ठीक है, 1994 को होता है। पुलिस क्या करती है, गोली चला देती है, जिसमें आपके बेलमती चौहान जी और हंसा दनाई जी भी मारी जाती है, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध की ऊंचाई है, तो देखो भैया टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर, ठीक है। एक और चीज़ याद रख लो, 1972 में भैया मंजूरी मिलती है कि हाँ टिहरी बांध बना दो करके, ठीक है। 1978 में जो है वो काम शुरू हो जाता है, 2006 में काम ख़त्म हो जाता है, यानी पूरा हो जाता है, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी भैया 1699 ईस्वी में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई, ठीक है ना, तो वो स्थापना हुई थी भैया सन 1983 में, ठीक है ना। देहरादून, हरिद्वार, ठीक है, देहरादून और हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में फैला है आपका, ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो पूर्वी घाट की बात हुई है तो वो है आपका महेंद्रगिरी, ठीक है। और पश्चिमी घाट का क्या है भैया, पश्चिमी घाट का है आपका अनाईमुड़ी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि स्कंद, ये स्कंद होगा, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है, तो वो है भैया फूलों की घाटी का, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी, वो करी थी फ्रैंक स्माइथ ने, ठीक है ना, फ्रैंक स्माइथ नाम था उसका, ठीक है। 1931 में करता है ये खोज इसकी। और देखो फिर 1982 में क्या, इसे नेशनल पार्क बना दिया जाता है, ठीक है, नेशनल पार्क बना दिया जाता है 1982 में। और 2005 में इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाता है, ठीक है। एक और चीज़ याद रख लो कि इसके पास से ही बहती है आपकी पुष्पावती नदी, ठीक है, पुष्पावती नदी बहती है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, तो देखो जो आपका दूनागिरी ग्लेशियर हो गया या सतोपंथ ग्लेशियर हो गया या बद्रीनाथ ग्लेशियर हो गया, ये चमोली ज़िले में है, किधर, चमोली ज़िले में है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, तो देखो भैया जो आपकी पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है वो होता है आपका नामिक ग्लेशियर से, ठीक है ना, नामिक ग्लेशियर से होता है। फिर ये आपकी सरयू नदी में मिल जाती है। और पश्चिमी रामगंगा का दूधातोली से होता है, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं, इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नामिक ग्लेशियर। तो अब देखो जो हमारा 43वां प्रश्न है वह है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, तो हुई थी 1914 में, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, तो मिलता है भैया आपके ऋग्वेद में, ठीक है ना। चलो ऑप्शन सी इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो वो है आपका चंपावत जिले में, ठीक है, चंपावत जिले में स्थित है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मेघदूत का कुमाऊनी पद्य में अनुवाद किसने किया, तो वो किया था आपके लीलाधर जोशी जी ने, किसने किया था, लीलाधर जोशी जी ने किया था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया जाता है, तो वो किया जाता है भैया आपके 3 भागों में, ठीक है ना। एक हो गया आपका गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह। एक हो गया आपका दर्शन मंडप, ठीक है, दर्शन मंडप। एक हो गया आपका सभा मंडप, ठीक है, एक हो गया आपका सभा मंडप, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है, तो वो बसा भी है गोला नदी के
तट पर। ठीक है, अब हमारा जो 49वां प्रश्न है वह है मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है, तो वो करती है भैया आपके लिपुलेख दर्रे से। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट प्रश्न की ओर, यानी 50वें प्रश्न की ओर। वह है गंगनानी तप्त कुंड स्थित है, वह स्थित है आपका उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अनंतपाल का धारसिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है। ठीक है, तो आपके पास है भैया ये 4 ऑप्शंस। ठीक है, चलो फिर इसका आंसर मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में। अगर इस वीडियो से ना आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।